चलिए, जो ये टॉपिक चल रहे उसमें जो छूटा हुआ पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो छूटा हुआ पार्ट आपका था, तो आपका द्रव्यमान हो गया था, वेग हो गया था, त्वरण हो गया था, बल हो गया था, घनत्व हो गया था, भार हो गया था, बलाघूर्ण हो गया था, उसके बाद आपका कार्य भी हो गया था। इसमें दो प्रकार के मैंने मतलब इसके बाद जो आपका था ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में भी मैंने बता दिया था आपको। दो प्रकार की ऊर्जा, जो एक आपकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब लेकिन एक पार्ट इसमें छूटा था आपका, वो था आपका पावर। कौन सा? पावर, सॉरी, पावर छूटा था, यानी शक्ति जो है आपकी छूटी हुई थी, इसके बारे में जान ली। पावर, शक्ति क्या होती, इसके बारे में आप लोग जब कक्षा 8 में या 7 में होते हैं, कुछ न कुछ इसके बारे में आपको बताया जाता है कि शक्ति क्या होती है, कार्य क्या होता है, आपका बल क्या होता है। ये सारी चीजें आपको बता दी जाती है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, P बराबर W/T का। P बराबर W/T का एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, जहां पे आप देखेंगे ये आपका क्या है? कार्य, और ये आपका समय। क्या है आपका? समय। यानी कार्य करने की जो दर, कार्य करने की जो दर होती है किसी भी मशीन द्वारा, किसी भी चूंकि मैकेनिकल यूनिट की बात हो रही है, यहाँ पे मैकेनिकल वर्ड लेना या आप कह सकते हैं यांत्रिक लेना आपको मतलब अनिवार्य है। किसी भी मैकेनिकल मशीन द्वारा, किसी भी मैकेनिकल या यांत्रिक मशीन द्वारा कार्य करने की जो दर होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अगर इसको हॉर्स पावर, एक आप एनर्जी का नाम सुने होंगे, आप कह सकते हैं पावर का नाम सुने होंगे, उसका नाम है हॉर्स पावर। क्या? हॉर्स। उसके पहले थोड़ा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तब हम बताते हैं आपको हॉर्स पावर क्या होता है। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए, यूनिट की बात ही अगर की जाए इसकी, यानी मात्रक की बात की जाए, तो आप देखेंगे कार्य को जूल में और समय को सेकेंड में डिनोट किया जाता है। समय को सेकेंड में डिनोट किया जाता है, अर्थात कि आपका हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। इसका जो मात्रक हो जाएगा या यूनिट हो जाएगी जूल प्रति सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। इसी को अगर इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो वाट भी बोला जाता है, वाट भी बोला जाता है, ठीक ना? तो इसको यहां बगल में लिख लेते हैं, वाट, यानी जूल प्रति सेकेंड को आप वाट भी बोल सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं हॉर्स पावर और वाट में जो संबंध है, या जूल प्रति सेकेंड में जो संबंध है, उसके बारे में। तो आप देखे होंगे 1 HP नाम सुने होंगे आप, 1 HP, इसको हॉर्स पावर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉर्स पावर, ठीक। हॉर्स पावर 1 HP बराबर आपका होता है, 1 HP बराबर आपका होता है 746 वाट के, ठीक। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल का होता है, जो ये 746 वाट है, ये आपका इलेक्ट्रिकल का है। लेकिन इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रिकल, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल का है। लेकिन मैकेनिकल की बात की जाए, मैकेनिकल की अगर बात करेंगे, तो जो शाफ्ट पे हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है किसी भी मशीन में, जैसे आपका मोटर है,
अब चूंकि मोटर पे जब हम शाफ्ट पे एनर्जी प्राप्त करते हैं या ऊर्जा आप कह सकते हैं जो पावर प्राप्त करते हैं वो 735.5 वाट के होता है। ठीक ना, 735.5 वाट के होता है, ये आप नोट कर लें। ठीक ना, यानी कि हार्स पावर दो कैटेगरी में बांटा गया। आपका एक इलेक्ट्रिकल हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, मैकेनिकल हो गया। यानी पहला आपका अगर 1 HP पूछा जाए इलेक्ट्रिकल में, उसको हम कहते हैं 746 वाट, और मैकेनिकल में 735 वाट हमको मिलते हैं, 735 वाट मिलते हैं। मैकेनिकल यूनिट में यही आपका छूटा था, यानी पावर छूटा था, उसको मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट के बारे में, विद्युत इकाई के बारे में या इकाइयों के बारे में आज जानेंगे हम कि विद्युत इकाइयां क्या होती। तो इसमें जो है 3 प्रकार के फंडामेंटल आपको पढ़ने हैं। पहला आपका आएगा इलेक्ट्रिक वर्क यानी विद्युत कार्य। दूसरा आपका आएगा इसमें इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। तीसरा इसमें आपका आएगा, पहला तो आपका इलेक्ट्रिक वर्क हो गया, दूसरा विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, तीसरा आपका आएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद एक आप टर्म पढ़े होंगे KWH का, किलोवाट हावर्स का एक टर्म पढ़े होंगे, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे किलोवाट हावर्स होता क्या है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक वर्क की। इसकी इलेक्ट्रिक वर्क की बात करते हैं, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं इसको। आप ये फंडामेंटल देख रहे हैं, यानी एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इसको ऑपरेट करते हुए पुनः आ रहे हैं, पुनः निकल रहे हैं, पुनः यहाँ पे जा रहे हैं, यानी कि ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन किसके जरिए चलती हैं वो हमको जानना है। यानी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है, इलेक्ट्रिकल नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं इसको। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऊपर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक ना, विद्युत ऊर्जा क्या होती। जैसे कोई अगर परिपथ, मान लीजिए यही परिपथ, अब इलेक्ट्रॉनों को हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना है या ले जाना है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करवाना है, तो आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसमें एनर्जी रहेगी, तभी वो वर्क करेगी, तभी वर्क यानी कि तभी वो धारा को प्रवाहित करेगी। एनर्जी रहेगी, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जिसके कारण धारा हमारी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वही जो हमारे पास एनर्जी है, जो हमारे पास ऊर्जा है, उसके बारे में आपको जानना है कि वो एनर्जी होती क्या है। तो आपने मैकेनिकल में एक सूत्र पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया, WF बराबर होता है, W बराबर यानी वर्क बराबर आप पढ़े W बराबर आपने पढ़ा F इंटू S। क्या पढ़ा आपने,
W बराबर F इंटू एस, यानी ये आपका बल था, क्या था, बल था, और ये आपका विस्थापन था। क्या था, विस्थापन था। उसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रिकल से इसकी तुलना करें तो W को हम E से, यानी ऊर्जा की बात हो रही है, E से डिनोट करते हैं। वैसे जो E होता है आपका वो W, उसके बाद आपका F, उसके बाद यस, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। अगर आपके पास ऊर्जा है तो आप वर्क करेंगे। वर्क कैसे होगा, बल के जरिए होगा। अब मतलब अगर बल आ गया तो जाहिर सी बात है, अगर बल आ गया तो कहीं न कहीं आप वस्तुओं को विस्थापित कर रहे हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, यानी कि कहीं न कहीं उसको विस्थापित कर रहे हैं। यानी ये चारों जो टर्म हैं कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। ये मेरे कहने का मोटो है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो E बराबर आपका हो जाएगा, E बराबर आपका हो जाएगा जो बल है, यानी जो F है, जिस प्रकार से मैकेनिकल में किसी भी कार्य को कराने के लिए बल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में किसी भी कार्य को कराने के लिए हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आप कह सकते हैं कि वोल्टेज की आवश्यकता होती है, या आप कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। यानी कि इसको देखा जाए, इसकी अगर तुलना की जाए तो V और यस जो होता है, यानी F जो है V से रिलेटेड हो गया, जो आपका यस होता है। तो आपने मैकेनिकल में देखा, किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बल की ही दिशा में क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि हम आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रतिस्थापित करते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। ठीक, तो आपका ये कहीं न कहीं आवेश से संबंधित हो गया। ये आपका आवेश यानी Q से संबंधित हो गया। किससे संबंधित हो गया, Q से संबंधित हो गया। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, धारा संबंधी सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है। Q बराबर आपका I बराबर आपका Q बाई टी होता है, ठीक ना। I बराबर आपका Q बाई टी होता है। तो Q बराबर यहां से निकालेंगे, अगर आप Q बराबर अगर आप वहां से निकालेंगे तो आई टी होगा। E बराबर आपका हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, ठीक ना। V, अच्छा देखते हैं कोई अगर नेक्स्ट पेज होगा जो खाली है। हाँ ठीक है, तो आपका मैंने पढ़ाया आपको, जैसे मैकेनिकल में W बराबर आपने F इंटू एस पढ़ा, ठीक ना, बल और विस्थापन। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि जैसे इसको हम, चूंकि वर्क है तो वर्क तभी होगा जब आपके पास एनर्जी होगी। जब आपके पास क्या एनर्जी होगी, तो इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई से। और यह क्या है, जैसे किसी भी मैकेनिकल पार्ट में अगर देखेंगे, किसी भी वर्क को करवाने के लिए आपको कहीं न कहीं बल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में किसी भी वर्क को कराने के लिए आपको V की आवश्यकता होगी, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज की आवश्यकता होगी। और जो विस्थापन होता है मैकेनिकल में, उसी प्रकार हमारे इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि आवेशों का स्थानांतरण होता है, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो यस जो आपका हो जाएगा वो किससे, आवेश से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, आपका आवेश से संबंधित हो जाएगा। आपने धारा संबंधी नियम पढ़ा होगा, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। तो Q बराबर आपका हो जाएगा I इंटू टी। ये चीजें आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया है, ठीक ना। तो इसमें रखेंगे जब मान, तो V I T हो जाएगा, ठीक। इससे एक रिलेशन निकल के आया कि जो हमारी ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो आपके वोल्टेज, धारा यानी करंट
और समय के ऊपर डिपेंड होती है। यानी ये वोल्टेज, धारा और समय के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट में अगर आपको एनर्जी पहुंचाना है तो आपको वोल्टेज, धारा और समय, तीन चीज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं देखा जाए तो वोल्टेज मेन रोल अदा करेगा इसमें, एनर्जी को प्रोवाइड करवाने में, ठीक ना। अगर इसके मात्रक की बात की जाए, आपने पढ़ा E बराबर VIT पढ़ा। अगर मात्रक की बात की जाए तो आपने पढ़ा वोल्ट, जो आपका वोल्टेज होता है उसका जो मात्रक होता है आपका वोल्ट में, ठीक। करंट को एम्पियर में, ठीक, एम्पियर में। समय को सेकेंड, समय को किसमें, सेकेंड में। तो इसका जो मात्रक होगा आपका वोल्ट एम्पियर सेकेंड। क्या होगा आपका, वोल्ट एम्पियर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है कि वोल्ट एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। उसमें ऑप्शन दे देगा पावर का, एनर्जी का, कार्य का, ये सब सारे चार ऑप्शन बनाएगा। उसमें से आपको तभी आएगा जब आप सारे टर्म को जानेंगे कि वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, फिर आपका जो समय क्या है उसका मात्रक क्या होता है। ये सारी चीजें पूछता है भाई, तो इसको आप नजरअंदाज मत करिएगा। इसको पूरा एकदम जो है एक एक शब्द को देखिएगा ध्यान से बहुत। अब आगे बात करते हैं। तो मैंने ऊर्जा के बारे में तो बता ही दिया कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा क्या है। वैसे भी अगर इसकी टेक्निकल डिफिनीशन क्या नाम देखी जाए तो किसी भी विद्युत परिपथ द्वारा, अगर टेक्निकल डिफिनीशन इसकी देखेंगे तो इसकी जो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा बनती है, विद्युत ऊर्जा की जो परिभाषा बनती है, तो विद्युत परिपथ द्वारा या वैद्युत मशीन द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और एक टर्म इसमें आप देखेंगे KWH यानी किलोवाट आवर्स, बहुत नाम सुने होंगे। आपके अगर घर में एनर्जी बोर्ड लगा है, आपके घर में अगर एनर्जी बोर्ड लगा है तो आप देखेंगे उसकी जो गणना होती है KWH में की जाती है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि KWH होता क्या, KWH होता क्या है उसके बारे में जान लें आप। KWH किलोवाट आवर्स, किलो वाट आवर्स। किलोवाट आवर्स क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए आपके परिपथ में अगर 1 वाट का बल्ब, या आप कह सकते 1 किलोवाट का बल्ब 1 घंटे के लिए उसको ऑपरेशन करवाया जाए, उसका ऑपरेशन 1 घंटे के लिए करवाया जाए तो ही आपका क्या कहलाता है, किलोवाट आवर्स कहलाता है। जैसे इसका फार्मूला बनता ये है, KWH बराबर आपका होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। 1000 का जो हम लोग भाग देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने हमारे घरेलू उपकरण जो होते हैं, जितने भी, चाहे आपके लाइट हो, फैन हो, बल्ब हो, कोई भी हो, वो हमेशा वाट में रहता, किलो वाट में नहीं रहता। ध्यान रहे, रिमेम्बर द पॉइंट। तो ये जो आपका 1000 का जो भाग हुआ या डिवाइड हुआ, बस इसी कारण क्योंकि उसको जो है किलोवाट में चेंज कर दिया जाए, उसको
किलोवाट में चेंज कर दिया जाए, उसकी वजह से 1000 का इसमें हम क्या नाम भाग देते हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो फार्मूला बना वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000, इसका फार्मूला है। कभी कभी इस पे जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान के चलिए आपके परिपथ में मान के चलिए 10 या आप कह सकते हैं 100 वाट के 5 बल्ब यदि 10 घंटे के लिए चलाया जाए या ऑपरेट करवाया जाए, चलाया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, मतलब यहाँ विद्युत ऊर्जा आप लिख लीजिएगा। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, तो विद्युत ऊर्जा यहाँ पे लिखना आपको अनिवार्य। कुल विद्युत ऊर्जा क्या होगी, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको मिटाने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है, 100 वाट के 5 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब अगर 10 घंटे के लिए, यदि 10 घंटे के लिए चलाया जाए तो उसकी कुल विद्युत ऊर्जा क्या होगी, उसकी कुल विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो हमने अभी सूत्र बताया आपको, वाट गुणे घंटे, KWH बराबर आपने पढ़ा वाट गुणे घंटे गुणे दिन, वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000, ये आपने पढ़ा। तो इसी में मान पुटअप करिए, कितने वाट का, 100 वाट का, कितने घंटे, 5 घंटे। 3 अगर नहीं दे रहा है तो आप 1 मान लीजिएगा, ठीक ना। 5 घंटे, सॉरी 10 घंटे लिखा है, 10 घंटे चलाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज और इसमें देखिए, 100 वाट के 5 बल्ब, यानी आपको कहीं न कहीं 5 का इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी 5 का आपको मल्टीपल यानी गुणा करना पड़ेगा, तभी आपका आएगा, समझ रहे हैं। 5 गुणे बटे आप 1000 कर दीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। काट दीजिए, 2 शून्य 3 शून्य 3 शून्य, यानी आपकी जो एनर्जी निकल के आई, जो ऊर्जा निकल के आई, 5 किलो वाट आवर्स, 5 किलो वाट आवर्स आपकी एनर्जी निकल के आई, ठीक है, 5 किलोवाट आवर्स। और कॉमर्शियल जो व्यवसायिक रूप से अगर देखेंगे, व्यवसायिक रूप से इसकी जो किलोवाट आवर्स है, इसको जो है यूनिट भी बोला जाता है, किलोवाट आवर्स को यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिट भी बोला जाता है, ठीक ना। इसको आप एक मतलब कोष्टक में इसको बंद करके आप लिख लें, नोट मतलब नोट में ऐसे इसको लिख लीजिए कि किलोवाट आवर्स को यूनिट भी बोला जाता है। तो आपका जो निकल के आया, जो आपकी एनर्जी है या किलोवाट आवर्स जो है आपकी, किलोवाट आवर्स को ऐसे लिख लीजिए, आपकी जो मतलब किलोवाट आवर्स जो आपका हो जाएगा वो आपका 5 यूनिट, ठीक, 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे बात करते हैं।
एक चीज इसमें और छूट रहा है आपका, पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है वो जान लें आप। तो अभी मैंने बताया आपको एक फार्मूला, डब्ल्यू पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। पी बराबर क्या बताया मैंने आपको, डब्ल्यू बाई टी। यानी किसी विद्युत परिपथ द्वारा या विद्युत मशीन द्वारा कार्य करने की जो दर होती है वही आपकी क्या कहलाती है, पावर या शक्ति कहलाती है। ठीक ना, पावर या शक्ति कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया था डब्ल्यू बराबर वी इंटू आई इंटू टी बटे टी। चूंकि ये डब्ल्यू बराबर हमने क्या बताया था आपको, वी इंटू आई इंटू टी, तो ये कट जाएगा यानी वी इंटू आई। यानी P बराबर आपका वोल्टेज और करंट का जो आपका मल्टीपल है वो पावर के बराबर होता है। लेकिन इसके तीन फार्मूले बनते हैं, एक तो पहला हो गया, इसी में आपके तीन फार्मूले बनते हैं। तो जैसे मैंने अभी ओम्स लॉ नहीं पढ़ाया है, लेकिन आगे जब डीसी सर्किट पढ़ाई जाएगी तो उसमें ओम्स लॉ है, तो उसके बारे में जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक फार्मूला ओम्स लॉ से निकलता है V बराबर आई आर का। ठीक ना, ओम्स लॉ से निकलता है V बराबर आई आर का। तो यहाँ पे V का मान रखिए, जो V बराबर आई आर है इसमें रखेंगे तो क्या आएगा आपका आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर P बराबर है, यानी आपका जो पावर हो जाएगी P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। एक फार्मूला और निकलता है, अगर यहाँ से I को पक्षांतर कर दिया जाए V बाई आर, तो P बराबर इसी में रखिए आप, फिर इसी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका P बराबर I के स्थान पे इसको रखिए V स्क्वायर, सॉरी V इंटू V बाई आर हो जाएगा। यानी P बराबर आपका हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। ठीक ना, तीन फार्मूले आपके निकल के आए। पहला तो ये है, दूसरा आपका ये है, तीसरा आपका ये निकल के आया। और तीनों फार्मूले जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीसी सर्किट के लिए। ये सारी चीजें जो बताई जा रही है ओनली डीसी सर्किट के लिए, एसी सर्किट के लिए आप मत अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक ना, एसी सर्किट में आप क्या होता है कि उसमें वोल्टेज और करंट में एक और फैक्टर जुड़ जाता है, उसका नाम है पावर फैक्टर। तो ये ओनली डीसी सर्किट के लिए। ठीक, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे। इसी में एक और टर्म, जैसे एसी सर्किट की अगर बात की जाए, थोड़ा सा देख लें एसी सर्किट में क्या होता है आपका। एसी सर्किट में अगर पावर की बात की जाए, वन फेज की अगर बात की जाए, वन फेज की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि वन फेज में P बराबर V इंटू आई कास फाई। ठीक ना, कास फाई जो होता है आपका वो वोल्टेज और करंट में कितना डिफरेंसेज आप कह सकते हैं, कितना एंगल से दोनों एक दूसरे से लैग और लीड कर रहे हैं, ये कास फाई आपका दर्शाता है। क्या दर्शाता है, कास फाई दर्शाता है कि जैसे मान के चलिए आपका वोल्टेज है और आपका ये वोल्टेज हो गया और आपका ये करंट है, तो इसमें कितना एंगल जो बनता है, जो बनता है वही आपका क्या कहलाता है, कास फाई या पावर फैक्टर। इसको क्या कहते हैं, पावर फैक्टर भी बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको, पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक ना, लेकिन अगर थ्री फेज की बात की जाए, ये तो पहला हो गया, लेकिन अगर थ्री फेज की बात की जाए, थ्री फेज की बात की जाए तो इसमें दो टर्म आते हैं। एक तो आपका आता है, एक आपका आता है फेज टू फेज, एक आपका आता है फेज फेज टू फेज। इसकी जो पावर होती है वो अलग होती है, वो आपका P बराबर हो जाएगा 3 VPH IPH कास फाई। ठीक ना, कास फाई। और एक और इसमें आता है जो लाइन टू लाइन दर्शाता है, यानी लाइन टू लाइन P बराबर आप यहां नोट कर लें, कड़ी में 3VLIL कास फाई, कास फाई होता है। तो जो ये आपका लाइन टू लाइन क्या है कि जैसे जब हम आपको एसी सर्किट बताएंगे या पढ़ाएंगे तो उसमें आपका लाइन वोल्टेज क्या होता है, आपका फेज वोल्टेज क्या होता है, ये दोनों टर्म वहां पे आएंगे। लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर देख लें इसमें। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मान के चलिए आपका स्टार पॉइंट, मतलब स्टार में
अगर हम बॉन्डिंग किए हैं इसमें स्टार में, अगर बाइंडिंग किए हैं जैसे सपोज मान लीजिए जैसे ये स्टार का सिंबल होता है, ठीक ना, तो हमारा ये यहां से एक न्यूट्रल निकलता है, तो अगर इसके सापेक्ष ये चूंकि लाइन वोल्टेज है, वीएन यहाँ जो मिलता है लाइन वोल्टेज मिलती है, अगर न्यूट्रल के सापेक्ष निकाला जाता है तो आपका फेज वोल्टेज कहलाता है, ठीक ना। अगर न्यूट्रल के सापेक्ष निकाला जाएगा तो आपका फेज वोल्टेज कहलाएगा, और अगर लाइन टू लाइन यानी यहां से और यहां के बीच में निकाला जाएगा तो ये आपका लाइन वोल्टेज कहलाएगा, ठीक ना, लाइन वोल्टेज कहलाएगा, ठीक। चलिए फिर आगे बात करते हैं। ये तो हो गई पावर की बातें, आगे क्या है देखते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाई दिया। अब देखिए उसमें इकाइयां, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है वो आपका थर्मल यूनिट्स। क्या है? थर्मल यूनिट्स। थर्मल यूनिट में क्या है, तो सबसे पहले इसमें उष्मीय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। उष्मीय ऊर्जा होती क्या है? जैसे कोई कंडक्टर आपके पास है या परिपथ है, परिपथ या कंडक्टर, परिपथ परिपथ नाम ले रहे हैं, परिपथ भी बताया जाएगा कि परिपथ क्या होता है, तो थोड़ा सा जान लें। परिपथ मतलब जो घिरी हुई आकृति हो, जो चारों तरफ से बंद हो, जिसमें करंट क्या हो, प्रवाहित हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। एक सिंपल सा आप जैसे जान लीजिए, चूंकि इसमें परिपथ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक ना, परिपथ का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसको जानना थोड़ा सा आपको जरूरी है। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? जैसे कोई कंडक्टर है, उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि उसकी कुछ मात्रा यानी विद्युत एनर्जी, या आप कह सकते हैं आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कुछ मात्रा में उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी बोला जाता है, उसी को थर्मल एनर्जी बोला जाता है। इसको जूल ने एच से डिनोट किया था। ये आपका होता है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी होता है। और इसका जो मात्रक कभी कभी पूछ लेता है, चूंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी का मात्रक क्या होता है, या तो आप जूल में लिख सकते हैं, एक और टर्म इसमें जुड़ता है कैलोरी का, या तो आप इसको जूल में लिखेंगे या तो फिर कैलोरी में लिखेंगे। तो जूल और कैलोरी में एक संबंध है, अभी हम आपको बताएंगे। तो जैसे इसको तो हमने जूल में लिख लिया, लेकिन इसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? जैसे 1 कैलोरी आपका होता है, 1 कैलोरीज आपका होता है 4.18 जूल के, ठीक, 4.18 जूल के। तो 1 जूल बराबर आपका हो जाएगा, यहां से अगर 1 जूल अगर आप निकालेंगे तो 1 बटा इसको पक्षांतर करेंगे तो नीचे आएगा आपका 4.18, ये क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा, ठीक ना, कैलोरी हो जाएगा। अर्थात 1 जूल के स्थान पे, 1 जूल के स्थान पे ये आप लिख सकते हैं। तो आपका एच बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी बटे 4.18, ये अब किस में कन्वर्ट हो गया? कैलोरी में, ठीक ना, कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक। आगे बात करते हैं, इसको आप नोट कर लें। विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा की बात करते हैं। विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा होती क्या है? विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा किसी भी पदार्थ की वह उष्मा होती है, किसी भी पदार्थ की वह उष्मा होती है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। फिर से सुनिए आप, विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा किसी भी पदार्थ की, विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा उस पदार्थ की वह मात्रा है, या आप कह सकते हैं वह मात्रा है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा कहते हैं, विशिष्ट उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसको हम यस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यस से डिनोट करते हैं। और आपने पढ़ा है यस बराबर होता है आपका Q बटे एम डेल्टा टी,
ये आपने पढ़ा होगा, जब उष्मा संबंधी नियम आपने पढ़ा होगा जूल का, उसमें ये चीजें आपको मिली होंगी। यस बराबर, जहां पे यस आपका विशिष्ट उष्मा, ठीक है, क्या है? विशिष्ट उष्मा। यम आपका द्रव्यमान है, क्या है? द्रव्यमान है। और टी आपका क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर या आप कह सकते हैं तापमान। बस आप जान ले क्या क्या इसमें टर्म। और ये आपकी एनर्जी होती है, क्या होती है? एनर्जी या ऊर्जा होती है, ठीक, या उष्मा भी कभी कभी बोला जाता है इसको। तो इसके मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। मात्रक आपका हो जाएगा यस बराबर, आपने पढ़ा तो चूंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा को मैंने आपको दो क्या नाम इसके टर्म बताए, एक तो आप इसको जूल में और दूसरा आपको कैलोरी में इसको माप सकते हैं, ठीक ना, इसको कैलोरी माप सकते हैं। तो हम कैलोरी को लेते हैं, कैलोरी और द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। और डेल्टा टी यानी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। शायद कट रहा होगा ये, चलिए ऊपर लिख लेते हैं। मात्रक की बात करें, यस बराबर आपका Q बाई यम इंटू डेल्टा टी, ठीक, ये आपने पढ़ा। इसको हम कैलोरी में, ठीक ना, कैलोरी में, और इसको केजी या किलोग्राम में, हिंदी में किलोग्राम में, फिर उसको डिग्री सेल्सियस में। तो आपका ये हो जाएगा कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, ये इसका क्या है? ये इसके मात्रक है या यूनिट। ठीक, आगे बात करते हैं संवेदी उष्मा क्या है। संवेदी उष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की वह उष्मा, किसी भी पदार्थ की वह उष्मा जो उस पदार्थ में तापमान परिवर्तन का कारण बनती है। यानी कह सकते हैं आप कि जो संवेदी उष्मा होती है, जैसे कोई आपका एलिमेंट है, तो इसको अगर आप मतलब बाहर से अगर उष्मा देंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो दैट्स मीन जो संवेदी उष्मा होती है उसको हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, किसी पदार्थ की वह उष्मा जो उस पदार्थ में टेम्परेचर परिवर्तन का कारण बनती है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। ये आपकी क्या कहलाती है? संवेदी उष्मा कहलाती है। गुप्त उष्मा की बात की जाए, आपने पढ़ा होगा Q बराबर यम इंटू एल। अभी इसी से हम बताते हैं आपको कि गुप्त उष्मा क्या होती है। गुप्त उष्मा बहुत बार सुने होंगे कि गुप्त उष्मा से जलना, या आप कह सकते हैं भाप से जलना, वो खोलते हुए मान के चलिए कोई आपके पास एलिमेंट है, मान चलिए आपने पानी को गर्म किया, आपके पास कोई मान के चलिए ये आपका इसमें पानी जो है खोल रहा है, तो आप इससे जब जलते हैं, इससे अगर आपको मतलब अगर आपके हाथ में ये टच होता है, तो इससे भयानक जो आपकी वाष्प है, जो आप यहाँ से जो वाष्प देखेंगे जो निकल के जा रही है, उससे जलना और इससे जलना काफी डिफरेंसेज होता है। तो गुप्त उष्मा किसी भी पदार्थ की, गुप्त उष्मा इसे कहते हैं किसी भी पदार्थ की यदि टेम्परेचर में परिवर्तन किए बिना, टेम्परेचर में
परिवर्तन किए बिना उसकी अवस्था में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना किया जाए, सिर्फ उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाए। जैसे कहने का मतलब आपके पास जल है, उसको अगर आप गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या होता है, मतलब 1 से लेकर या 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या करेगा, मतलब उबलेगा। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर इसमें देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, दैट्स मीन वो किसमें चला जाता है, वो आपका गुप्त ऊष्मा में चला जाता है। क्या, गुप्त ऊष्मा में चला जाता है। तो इसकी जो क्या नाम, अभी मैंने आपको बताया Q बराबर M इंटू L बराबर आपका हो जाएगा Q बाई, ठीक है। तो कभी कभी इसका मात्रक पूछ लेता है, तो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, मात्रक आपका जूल, सॉरी कैलोरी लिखिए, कैलोरी किलोग्राम, ठीक, ये इसका मात्रक कैलोरी प्रति किलोग्राम, ठीक ना। गुप्त ऊष्मा इसको यल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, याद रहे। कभी कभी सिंबल भी पूछ लेता है कि गुप्त ऊष्मा को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल यल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। बहुत आगे बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में। तो जैसे मान के चलिए अभी मैंने बताया कि कोई भी कंडक्टर है, उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, वो कंडक्टर जो है आपका हीट होना स्टार्ट हो जाता है। क्या करता है, हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हीट होता क्यों है उसके बारे में जान लें आप। जैसे कोई भी मान के चलिए क्या नाम, कोई भी आपके पास एटम है या आप कह सकते हैं एलिमेंट है, उसमें आपके कहीं न कहीं क्या होंगे, एटम्स होंगे, यानी परमाणु होंगे, एटम्स होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसी में आपका सर्कुलर मोशन करता है, यानी इसी में एलिमेंट में ही दौड़ता है। तो क्या करेगा, कुछ तो इससे टकराएगा, या आपके जो एटम्स है उससे टकराएगा, कुछ आपस में टकराएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उष्मा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका जो हीटिंग इफेक्ट है इसी के कारण आता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप से भी कुछ न कुछ फ्रिक्शन करते हैं, उसके बाद एटम से भी टकराते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा अभी, I स्क्वायर आर टी आपने सूत्र पढ़ा इसी के बेस पे, यानी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इसी के बेस में। अगर करंट प्रवाहित हो रही है तो कंडक्टर में कुछ मात्रा में आपकी एनर्जी उष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों कन्वर्ट हो जाती है, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ अपने आप से टकराते हैं, कुछ उस एटम से टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर या आप कह सकते हैं वहां पे तापमान बढ़ जाता है। वही आपका तापमान जो है उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना, उष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। देख ही रहे हैं आप, जब इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बल्ब आपका जलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही करंट प्रवाहित होती है, चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये बल्ब जो है ऑन हो जाता है या जल जाता है। आगे बात करते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, जो केमिकल इफेक्ट है आपका उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, चूंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।